आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 2 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो बच्चों इसमें जो टाइम है आपके पास 2 आवर का है, जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 है। और इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग है, राइटिंग एंड ग्रामर है और लिटरेचर है। इसमें जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं ईच पार्ट में मेंशन्ड है। तो पार्ट ए रीडिंग का है, इसमें 10 मार्क्स है। तो देखिए रीडिंग के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी क्या होगा कि हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर पैसेज में उसके आंसर को खोजें। अदरवाइज अगर पूरा पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोलता है कि 6 में से 5 क्वेश्चन अपने को बनाने हैं पैसेज को अंडरस्टैंड करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द राइटर मीन बाई कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन। कि राइटर का कहने का क्या मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट जो है ना एक वैल्यूड ट्रेडिशन है। देखिए इसका आंसर पैसेज के फर्स्ट पार्ट में है कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट्स एट अ रैपिड रेट बट एट द कास्ट ऑफ अ वैल्यूड ट्रेडिशन द क्राफ्ट इंडस्ट्री। कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो एडवांस होते जा रहा है बहुत ही रैपिड रेट में, लेकिन जो कीमत चुका रहा है वो एक वैल्यूड ट्रेडिशन है जो कि है क्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्री इज लॉसिंग अ लॉट ऑफ इट्स ट्रेंड एंड स्किल क्राफ्ट्समैन। With that, the art of embellishing brass and copper utensils with fine engravings is also disappearing. The government has identified around 35 crafts as languishing craft. तो देखिए इसी पैसेज पे समझा रहा है जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर कि जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है ना वो बहुत ही वैल्यूड है और धीरे धीरे वो अपना चमक खोते जा रहा है। साथ ही साथ जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है वो लोग इस काम को छोड़ के दूसरे चीज़ों में जाने लगे हैं, जिससे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो मैन पावर के सर्टेज से भी गुजर रहा है। और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ब्रास और कॉपर के बर्तन थे उनके ऊपर जो उनको संवारने का काम किया जाता था और जो फाइन इंग्रेविंग्स या उनको उकेरा जाता था अच्छे तरीके से, वो सब डिसअपियर हो चुका है। और लास्ट में बोलते हैं देखिए द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 35 क्राफ्ट्स एज लैंग्विशिंग क्राफ्ट। और गवर्नमेंट ने 35 क्राफ्ट को लैंग्विशिंग मतलब खत्म होने वाले क्राफ्ट या समय के साथ जिनका मूल्य कम हो चुका है ऐसे क्राफ्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसका आंसर है द राइटर मीन्स बाई कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन इज दैट इट शोकेस टैलेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विथ आर्टिजन्स लाइफ स्टाइल एंड हिस्ट्री। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द आर्टिजन। द स्पेशलिटी ऑफ हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स इज इट्स डिजाइन इन एसोसिएशन विथ लॉन्ग ट्रेडिशंस बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक रीजन। तो देखिए इस आंसर में हमने उस क्वेश्चन को जो पूछ रहा है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी वर्ड लिमिट में। इसमें क्वेश्चन सेकंड है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन्स 5 to 15। इसमें रीराइट करना इस सेंटेंस को रिप्लेस करते हुए जो अंडरलाइन फ्रेज नीचे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका मीनिंग जो है ना एक ही वर्ड के बराबर होगा जो यहाँ पे दिया हुआ पैसेज में लाइन नंबर 5 से 15 तक के बीच में। पढ़ते हैं इसको। इफ इट कंटिन्यूज The work plus vacation trend will be a powerful boost to domestic tourism operators failing to make progress in the economic slum caused due to the pandemic। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्क प्लस वेकेशन का जो ट्रेंड है वो पावरफुल बूस्ट होगा डोमेस्टिक टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए जो इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए इसका जो लास्ट लाइन है यहाँ पे कि द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 35 क्राफ्ट्स एज लैंग्विशिंग क्राफ्ट। इसको हमने समझा है कि गवर्नमेंट ने 35 क्राफ्ट को फेल टू प्रोग्रेस वाले कैटेगरी में डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना लैंग्विशिंग, यही उस फ्रेज का मीनिंग होगा। इसका आंसर है इफ इट कंटिन्यूज द वर्क प्लस वेकेशन ट्रेंड विल बी अ पावरफुल बूस्ट टू द डोमेस्टिक टूरिज्म ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ना फ्रेज की जगह हम यूज करेंगे वो होगा लैंग्विशिंग इन द इकोनॉमिक स्लम काज्ड ड्यू टू द पेंडेमिक। ठीक है, तो ये वर्ड क्या आ गया यहाँ पे लैंग्विशिंग। क्वेश्चन थर्ड है, स्टेट एनी 2 रीजन्स वाई आर्टिजन्स आर चूजिंग टू वर्क बाय मशीन्स रादर देन हैंड क्राफ्टेड टूल्स। इसमें 2 रीजन बताना है कि क्यों आर्टिजन या कारीगर काम को मशीनों के द्वारा करना पसंद कर रहे हैं बनस्पत की हाथ से बने हुए औजारों से। देखिए इसका आंसर पैसेज के नेक्स्ट पार्ट में है कि द स्पेशलिटी ऑफ हैंड क्राफ्टेड आइटम्स इज इट्स डिजाइन इन एसोसिएशन विथ लॉन्ग ट्रेडिशंस belonging to a specific region। The word handcrafted does not imply the involvement of dexterous human fingers or an agile mind with a moving spirit anymore।
तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा लाइन बोल रहा है कि आजकल हैंडक्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक मेहनत करने वाली उंगली या एक चुस्त दिमाग शामिल है। लेसनिंग डजडरी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग एफिशिएंसी हैज टेकन प्रेसिडेंस। तो इसका उत्तर यही होगा कि थकान को कम करना, लेसनिंग डजडरी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बढ़ाना और प्रमोटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना जो है ना, ये आज महत्व ले चुका है, प्रेसिडेंस ले चुका है। द लेबर सेविंग डिवाइसेस आर टेकिंग द प्लेस ऑफ हैंडक्राफ्टेड टूल्स एंड दिस हैज जीपटाइज्ड द स्किल्स ऑफ दीज आर्टिजन्स। तो जो लेबर सेविंग डिवाइसेस हैं वो आजकल हाथ से बने हुए औजारों के स्थान को ले रहे हैं, जिसके कारण जो आर्टिजन है ना, उनका जो स्किल है अब कम होते जा रहा है, जीपटाइज्ड होते जा रहा है। इसका आंसर है कि आर्टिजन्स आर चूजिंग टू वर्क बाय मशीन्स रादर देन हैंडक्राफ्टेड टूल्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। कि जो आर्टिजन है वो चूज कर रहे हैं मशीन से काम करना बनस्पत की हैंडक्राफ्टेड टूल्स के। उसके रीजन है ये है, इट रिड्यूसेस डजडरी एज कम्पेयर टू हैंडक्राफ्टेड टूल्स, इससे थकान कम होता है। सेकेंड, इट सेव्स लेबर इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी सो दैट आर्टिजन्स प्रोड्यूस गुड हैंडक्राफ्ट विथ फाइननेस। इससे क्या होता है, लेबर बचता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, जिससे आर्टिजन्स जो है ना वो गुड हैंडक्राफ्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी फाइननेस के साथ में। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डू द आर्टिजन्स नीड टू बी ल्यूर्ड विद इंसेंटिव्स टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि क्यों जो आर्टिजन्स हैं उनको इनाम मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने जो हैंडक्राफ्ट ट्रेनिंग है या जो हाथ से कारीगरी करते हैं उसको जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उसको दे देते हैं, उस टेक्निक को दे देते हैं। तब पैसेज को आगे पढ़ते हैं। मैकेनाइजेशन हैज मेड इट्स वे इनटू एवरीथिंग, कटिंग, पॉलिशिंग, एजिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा। आइडियली द यूज ऑफ मशीनरी शुड बी नेग्लिजिबल and the handicraft should be made purely by hand with a distinguishable artistic appeal. However, with the exception of small scale industries, the exports units are mostly operated by machines. The heavily computerized designs contribute to a faster production at lower cost. तो देखिए इसमें मैकेनाइजेशन के ऊपर बताया गया है कि सभी चीज़ें जो है ना आजकल मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं, जिससे कास्ट जो है ना लो आता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर इसमें नहीं है, तो इसको ज़्यादा समझने का भी जरूरत नहीं है। इसके आगे पढ़ते हैं। Although mechanization of crafts poses a challenge to safeguarding traditional crafts, the artisans are lured with incentives in order to impart handicrafts training. देखिए यहीं पे इसका आंसर है ना कि यद्यपि कि मैकेनाइजेशन जो है ना एक चैलेंज पैदा कर रहा है ट्रेडिशनल क्राफ्ट की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी जो आर्टिजन्स हैं ना उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए जिससे उनका जो हुनर है वो दे सकें हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड। किसको? जो बड़े एक्सपोर्टर हैं या जो मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है उनको। Some makers do see machines as a time-saving blessing since they are now able to accomplish difficult and demanding tasks with relative ease. These machines might give a better fineness to these products, but they don't stand out as handcrafted. Quantity has overtaken quality in this industry. आगे भी इसमें समझाया गया है कि कोई मेकर ऐसे हैं, कुछ मेकर ऐसे हैं जो मशीन को टाइम सेविंग ब्लेसिंग मानते हैं। इससे कठिन काम और डिमांडिंग काम जो है ना बहुत आसानी से पूरा हो जाता है और ये मशीन जो है ना अच्छा फाइनेंस देता है प्रोडक्ट में। लेकिन इसको आप हैंड क्राफ्टेड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो क्वांटिटी है ना वो ओवरटेक कर लिया है क्वालिटी को इस इंडस्ट्री में। इसका आंसर है द आर्टिजन्स नीड टू बी ल्यूड विथ इंसेंटिव्स टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग बिकॉज इफ दे इम्पार्ट ट्रेनिंग टू मास प्रोड्यूसर्स दे रन द रिस्क ऑफ लॉसिंग देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड टू देम सो दैट दे नीड टू बी टेम्पटेड बाय बेनिफिट्स। तो देखिए अगर वो अपना कारीगरी दे देते हैं मास प्रोड्यूसर्स को तो उनको भी उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए, नहीं तो उनका लाइवलीहुड या रोजगार जो है ना खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, लिस्ट वन लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। हमको एक लाइकली इम्पैक्ट बताना है जो सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो कल्चर है हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए उसको लेकर। अब देखिए इसके आंसर के लिए पैसेज को आगे पढ़ते हैं। आई नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस of the handmade aspect is required by both the government and private sectors in order to amplify awareness and also support the culture of making handicrafts. तो देखिए यहीं पे इसका आंसर है। इसमें बता रहा है कि जो इम्पोर्टेंस है हैंडमेड एस्पेक्ट का उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आए और इससे सपोर्ट मिले उस कल्चर को जो कल्चर जो है ना हैंडीक्राफ्ट बनाता है। और इसी को मिला के इसका आंसर लिखना है। अब आगे पढ़ लेते हैं इसको। अ फ्यू आर्टिजन्स आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिजुनेट एंड रिवाइव देयर कल्चर एंड हेरिटेज बट इट्स एन अपहिल टास्क कंपीटिंग विद द मशीन मेड गुड्स। अ मल्टीट्यूड ऑफ आर्टिजन्स हैव चेंज देयर प्रोफेशंस एंड आर इंकरेजिंग देयर प्रोगेनी
to follow suit. There are others who have stayed their ground but are clearly inclined towards buying machines. तो देखिए कुछ आर्टिजन ऐसे हैं जो अभी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने जोश के साथ, अपने फुर्ती के साथ उस कल्चर को रिवाइव करने के लिए, हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए, लेकिन ये बहुत कठिन काम है क्योंकि उनका मुकाबला जो है ना मशीन मेड गुड्स के साथ में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिजन हैं उन्होंने अपने प्रोफेशन चेंज कर दिया है क्योंकि इसमें उनको अब लाभ नहीं रहा, वो पैसा नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को इसको छोड़ने को बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो अपना ग्राउंड मजबूत करके रखे हुए हैं लेकिन उनका झुकाव भी ना क्लियरली मशीन की तरफ है। इसका आंसर है द लिस्ट ऑफ एडवांटेज दैट इज द आउटकम ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स टुवर्ड्स हैंडीक्राफ्ट मेकिंग इज एज फॉलोइंग। ये जो लिस्ट है एडवांटेज का जो कि आउटकम है सपोर्ट का गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का हैंडीक्राफ्ट मेकिंग के लिए, वो नीचे हम लिख रहे हैं। ये है मोर आर्टिजन्स वुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशन, कि इससे बहुत सारे आर्टिजन को इंसेंटिव मिलेगा ताकि वो अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखें। सेकेंड है आर्टिजन्स वुडंट चेंज देयर प्रोफेशंस सीकिंग बेटर लाइवलीहुड, और इससे वो अपना काम को नहीं चेंज करेंगे कि उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है। क्वेश्चन 6 है हाउ डज द राइटर जस्टिफाई एन आर्टिस्ट एक्ट ऑफ एबेंडनिंग हर हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर अ मोर लिक्रेटिव ऑप्शन, कि किस प्रकार से जो राइटर हैं वो जस्टिफाई करते हैं एक कारीगर के काम को कि वो अपना काम जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट से रिलेटेड है उसको बंद करके दूसरे लाभप्रद अवसरों में वो चला जाता है। अब देखिए इसका आंसर पैसेज के लास्ट पार्ट में है कि नियरली 2 decades ago there were around 65 lakh artisans in the country. 3 years ago when the government started the process of granting a unique number to the artisans based on the Aadhaar card, 25 lakhs were identified. Loss of traditional crafts is clearly a worrying issue, but it stands to reason that forcing any artisan to follow old ways when concerns of livelihood overrule other considerations is unfair. तो देखिए इसका आंसर लास्ट पार्ट में है कि गवर्नमेंट ने जो असेसमेंट किया है आधार कार्ड के थ्रू एक स्पेशल यूनिक नंबर देने का, तो जो 65 लाख आर्टिजन थे कंट्री में वो 3 साल पहले केवल 25 लाख रह गए। इसका सीधा मतलब है कि लोग जो है ना अब ट्रेडिशनल क्राफ्ट से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, अपना रोजगार नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन अगर उनको ट्रेडिशनल क्राफ्टों को बचाने के लिए उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाए आर्टिजन को कि वो पुराने तरीके से जिएँ, तो ये उनके लाइवलीहुड के अधिकार को ओवररूल करना होगा, जो कि गलत होगा। उनको भी अधिकार है कि जो क्षेत्र में उनको अच्छा पैसा मिले, अच्छा रोजगार मिले, उसको चुने। यही जो है ना राइटर का यहाँ पे मानना है। इसका आंसर है आर्टिजन्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द प्रोफेशन डिस्पाइट ऑफ मेकिंग लॉस, कि जो कारीगर हैं उनसे आशा नहीं किया जा सकता कि वो घाटा उठा के भी अपना काम जारी रखें। आर्टिजन्स लिविंग देयर प्रोफेशन फॉर प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट इज जस्टिफाइड बिकॉज नो वन कैन सर्वाइव आफ्टर मेकिंग लॉस, क्योंकि घाटा उठा के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए जस्टिफाइड है। यस The loss of traditional crafts is a worrying issue, but it shouldn't be at the cost of their livelihood. ये सब जो है ना उनके रोजगार के अधिकार के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम अ केस स्टडी टाइटल्ड इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी। तो देखिए एक एक्सेप्ट है जहाँ पे केस स्टडी है जिसका टाइटल है इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी, और इसके ऊपर जो है ना हमको क्वेश्चंस करना है। तो बच्चों हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि इसमें हम लोग क्वेश्चन से ही फिर पैसेज को पढ़ेंगे, एक्सेप्ट को पढ़ेंगे और आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई डू द रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स, कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पॉल्यूशन को क्यों फेस्टिवल्स का दूसरा पहलू बताया है। अब इसके लिए पैसेज के फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं कि फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस with celebration, ceremony and joy. However, festivals bring to for the flip side of celebrations pollution, air, water, soil and noise. तो देखिए यहीं पे इसका आंसर है कि एक तरफ जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेशन के सिनोनिमस हैं, उसके बराबर हैं सेरेमनी के और जॉय के, लेकिन दूसरी तरफ जो फेस्टिवल है ना उसका दूसरा पहलू ये भी है कि सेलिब्रेशन से पॉल्यूशन होता है, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़ का। This led to the need of assessing the awareness level among people about ecological pollution during festivals. इसी कारण ये ज़रूरत है कि लोगों में जो इकोलॉजिकल पॉल्यूशन है फेस्टिवल के दौरान उसको एसेस किया जाए। सो स्टडी वाज कंडक्टेड बाय स्कॉलर्स ऑफ एन स्टीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिसके कारण एक स्टडी हुआ है जिसको किया है स्कॉलर्स ने एक स्टीम्ड यूनिवर्सिटी के भारत में। दिस स्टडी वाज टाइटल्ड अवेयरनेस टुवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑन इकोलॉजी, और इसका टाइटल है अवेयरनेस टुवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑन इकोलॉजी। इसका आंसर है द रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन
The flip side of festivals, because one side festivals are synonymous with celebration, ceremony and joy, but people fail to see other side of festivals which is pollution, air, water, soil and noise. Question 2 है comment on the significance of the second objective of the study with reference to lines 7 to 12. तो इसमें कमेंट करना है महत्व को जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है स्टडी का और जो लाइन्स है जिसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 7 to 12 है। अब देखिए देयर वेयर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। द फर्स्ट वन वाज टू असेस द अवेयरनेस लेवल एमंग पीपल अबाउट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। तो फर्स्ट वन तो पूछ नहीं रहा है। एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विदाउट हार्मिंग इकोलॉजी वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सेकंड ऑब्जेक्टिव में क्या बताया जा रहा है कि हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें कि किस प्रकार से अवेयरनेस लोगों के बीच में आए ताकि वो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करें लेकिन जो इकोलॉजी को हार्म होता है, नुकसान होता है वो ना हो। ये जो है ना स्टडी का सेकंड ऑब्जेक्टिव है, यही आंसर है इसका। द मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डाटा वाज अ सिंपल क्वेश्चनियर कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस शेयर्ड विथ 50 रिस्पोंडेंट्स अक्रॉस 4 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। जो मेथड है इसमें डाटा कलेक्ट करने का वो एक सिंपल क्वेश्चनियर है जिसमें 6 क्वेश्चन है और जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो टोटल 50 हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 4 हैं सदर्न रीजन ऑफ इंडिया के एक स्टेट से। आंसर है द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विदाउट हार्मिंग इकोलॉजी। ये हम समझ चुके हैं। थ्रू रिसर्च वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड एंड अवॉइडेड टू सॉल्व द इशू। कि हमको ध्यान देना है कि क्या चीज़ सही किया जाए ताकि ये जो इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन थर्ड है जस्टिफाई द रिसर्चर्स रिकमेंडेशन फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू लाइन 16 to 21। अब यहाँ पे हमको जस्टिफाई करना है कि जो रिसर्चर रिकमेंड कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट है फेस्टिवल पॉल्यूशन का एनवायरनमेंट के ऊपर उसको लिमिट में लाया जा सके और जो रेफरेंस लाइन है यहाँ पे वो 16 to 21 है। द स्टडी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अपोज्ड टू अ टोटल बैन ऑन ऑल फेस्टिव एक्टिविटीज व्हिच हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। देखिए यही इसका आंसर है कि स्टडी रिकमेंड करता है कि स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन को इम्पोज किया जाए, टोटल बैन ना किया जाए सारे के सारे फेस्टिव एक्टिविटीज़ के ऊपर क्योंकि इनके कारण जो है ना एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट आता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। द रिसर्चर्स बिलीव दैट सच मेजर्स वुड हेल्प इन हार्नेसिंग सम इल इफेक्ट्स दैट एड टू द ग्रोइंग पॉल्यूशन एंड सजेस्टेड फर्दर स्टडीज बी टेकन अप अक्रॉस द कंट्री टू असेस अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। रिसर्चर्स को भरोसा है किस प्रकार के उपाय से पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को या पॉल्यूशन को दूर करने में मदद मिलेगा और सजेस्ट करते हैं कि कुछ और स्टडी का इसमें ज़रूरत है ताकि पूरे कंट्री में एसेस किया जा सके कि जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को लेके वो कितना है। इसका आंसर है द रिसर्चर्स रिकमेंड इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अपोज्ड टू टोटल बैन ऑन ऑल फेस्टिव एक्टिविटीज एज दिस गिव्स द पब्लिक इनफ फ्रीडम टू सेलिब्रेट एज कम्पेयर टू अ कंप्लीट बैन एज पीपल टेंड टू रिवोल्ट व्हेन रिस्ट्रिक्टेड एंड इट डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अवेयरनेस। क्वेश्चन 4 है वाई डू द रिसर्चर्स फील दैट इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स आर फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल इन द गिवन सिनारियो। कि रिसर्चर्स ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं, इको क्लब हैं, वो एक हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अभी सिनारियो है उसके कारण। इसका आंसर पैसेज के लास्ट में है, ध्यान से सुनिएगा। द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द स्टडी पॉइंटेड टू द इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल due to city traffic issues, disposal of plastics, garbage dumping and all sorts of ecological degradation। कि जो ऑब्जर्वेशन किया गया है इस स्टडी में वो पॉइंट करता है कि जो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं, इको क्लब हैं, जो कि इसके लिए लड़ते हैं वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं जैसे कि सिटी ट्रैफिक है, प्लास्टिक का डिस्पोजल है, गार्बेज डंपिंग है और बाकी जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से रिलेटेड इशूज़ हैं। The researchers stress that the need of the hour is increasing awareness among people to reduce ecological pollution, which can be facilitated by celebrating all festivals in an eco-friendly manner। तो रिसर्चर्स बोलते हैं कि इस समय का मांग यह है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए ताकि उनको पता चले कि इकोलॉजिकल पॉल्यूशन क्या होता है, जिससे उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ सारे फेस्टिवल्स को ऐसे मनाया जाए कि वो इको फ्रेंडली मैनर हों और उसमें पॉल्यूशन ना हो। इसका आंसर है द रिसर्चर्स फील दैट environmental groups and eco clubs are fighting a losing battle due to city traffic issues, disposal of plastic, garbage dumping and all sorts of ecological degradation। They stress that is to raise awareness among people to reduce ecological pollution, but the lack of it just adds to the problem।
क्वेश्चन 5 है, इवन दो लार्जर नंबर ऑफ पीपल से नो टू बस्टिंग क्रैकर्स देन दोज हु से यस फेस्टिवल पॉल्यूशन परसिस्ट, हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो यद्यपि कि लार्जर नंबर ऑफ पीपल जो है ना नो बोलते हैं पटाखा जलाने को, कंपेरिजन में उनके की जो यस बोलते हैं, फिर भी फेस्टिवल पॉल्यूशन होता है। तो जो टेबल 1 में एविडेंस है वो इस स्टेटमेंट को कैसे सपोर्ट करता है। इसका आंसर जो है ना पैसेज के इस पार्ट में है, द रिसर्च बिगेन बाई अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिफोर शेयरिंग द क्वेश्चनियर। वंस द रिस्पॉन्सेज वे आर रिसीव्ड द डाटा कलेक्टेड वाज टेबुलेटेड टेबल 1 फॉर एनालिसिस। तो देखिए जो रिसर्च यहाँ पे हो रहा है उसमें सबसे पहले समझा जाता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको क्वेश्चनियर को शेयर करने से पहले, और जो रिस्पांस यहाँ पे मिला है उसको डाटा के रूप में कलेक्ट किया गया है टेबुलेटेड फॉर्म में एनालिसिस के लिए। इसमें क्वेश्चन 1 है, डू यू फील दैट बस्टिंग क्रैकर्स इज अ मस्ट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़, कि फटाखा जलाना जो है ना एकदम मस्ट है फेस्टिविटीज़ के दौरान में। तो देखिए यहाँ पे यस बोलने वाले केवल 46% हैं और नो बोलने वाले इससे ज़्यादा हैं 54%। सेकेंड, डू यू थिंक मोस्ट पीपल एब्यूज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं फेस्टिवल के दौरान। तो इसमें भी यस बोलने वाले 72% हैं और नो बोलने वाले 28% हैं, और जो 0 है ना ये कैंट से वाले हैं। थर्ड नंबर देखिए, डू यू थिंक दैट सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटीज रिजल्ट इन यूनाइटिंग पीपल। तो देखिए यहीं से इसका आंसर शुरू होता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो सेलिब्रेशन है और फेस्टिवल है वो लोगों को यूनाइट करते हैं, एक करते हैं। तो देखिए इसमें यस बोलने वाले 64% हैं और नो बोलने वाले 32% हैं। फोर्थ नंबर, डू यू एंजॉय बस्टिंग क्रैकर्स फॉर एम्यूजमेंट, कि आपको पटाखा जलाने में मज़ा आता है। तो 68% लोग बोलते हैं यस और 32% लोग बोलते हैं नो। तो यहीं पे देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि लोगों को मज़ा आता है इसलिए लोग पटाखा जलाते हैं। फिर आगे देखिए फिफ्थ नंबर में, डू यू फील प्रेशर्ड टू बस्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सोशल स्टेटस। तो देखिए यही मेन कारण है उसका। इसमें 82% लोग यस बोल रहे हैं और 12% लोग नो बोल रहे हैं, और कैंट से 6% हैं कि आपको सामाजिक दबाव के कारण जो फेस्टिवल है उसमें पटाखा जलाना पड़ता है, वो आपके सोशल स्टेटस का क्वेश्चन बन जाता है। और 6 है, आर यू अवेयर ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल गाइडलाइंस फॉर बेटर इकोलॉजी, कि आप अवेयर हैं वेस्ट सेग्रीगेशन को लेके और डिस्पोजल गाइडलाइन को लेके, ताकि जो इकोलॉजी है बेटर हो। इसमें भी 56% लोग यस बोल रहे हैं और 40% लोग नो बोल रहे हैं और 4% लोग कैंट से बोल रहे हैं। आंसर है 68% ऑफ पीपल बस्ट क्रैकर फॉर एंजॉयमेंट एंड 82% ऑफ पीपल फील प्रेशर टू बस्ट क्रैकर्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स in order to live up to the expectation of their social status. 72% of people abuse environmental resources during the celebration of festivals. We understand from the above data that although a large number of people refuse to burst crackers, festival pollution exists. इसमें क्वेश्चन 6 है, व्हाट पर्पज डज द केंट से कॉलम सर्व इन द क्वेश्चनियर टेबल 1। तभी हमने टेबल 1 में अच्छे से समझा है और इसको आराम से लिख सकते हैं कि जो केंट से कॉलम है उसका पर्पज क्या है इस क्वेश्चनियर में उसको रखने का। आंसर है, द केंट से कॉलम अलाउज पीपल हु हैव अ न्यूट्रल ओपिनियन आर प्रोवाइड एज एन ऑप्शन टू दोज हु लेक इन क्लियरिटी आर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनियर विदाउट बायस, कि जो केंट से कॉलम है ना वो लोगों को एक मौका देता है जो कुछ बोलना नहीं चाहते या जिनको नॉलेज नहीं है उनको लेकर। अब हम लोग सिंपल पेपर में सेक्शन बी पे आ चुके हैं जो कि राइटिंग एंड ग्रामर का है, जो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन 3 है, अटेम्प्ट एनी वन फ्राम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड में से किसी एक को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसमें का फर्स्ट है, स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्राम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। तो एक मैगजीन के कॉन्सेप्ट चार्ट को हमको स्टडी करना है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है सेटबैक है। अब सेटबैक जब होता है तो किस एक्सपीरियंस के कारण होता है, फीलिंग अपसेट। ये जो फीलिंग अपसेट है उसको हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। इसमें दिया हुआ है हेल्दी प्रोसेसिंग और इनेबिलिटी टू प्रोसेस फुली। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हेल्दी प्रोसेसिंग होता है तो इसमें हम डिजायर टू फील इट, लर्न फ्रॉम इट और लेट इट गो, किसे हम सीख सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको जाने दे सकते हैं। और इसके कारण क्या होगा, फील, रिफ्लेक्ट, लर्न, अलाइन, ऑब्जर्व द पैटर्न, रिवर्क बिलीव्स ऑन एडिक्वेसी एंड प्रोसेस चाइल्डहुड मेमोरीज, एसेस मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक, एसेस डिफिकल्टी ऑफ वर्क एंड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर सक्सेस बाई डूइंग द वर्क, बिल्ड ग्रिड टू डू द वर्क, एसेस हीलिंग स्टेट्स टू एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफार्म एंजाइटी। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप उसको पॉजिटिव में लेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि आप एक बिल्ड बना लें, ग्रिड बना लें, जिससे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप किस प्रकार से उसको सक्सेस कर सकें। डिफिकल्टी ऑफ वर्क को आप कैलकुलेट करिएगा और जो एसेस करिए मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक को, इसको यहाँ पे समझाया है।
अब देखिए इसके जो नेगेटिव पार्ट है उसमें बताया जा रहा है कि इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, जब इसको आप प्रोसेस फुली नहीं कर पाते हैं तो आपका ब्लॉक लर्निंग हो जाता है, ओवरवेलम सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ डाउट, आप खुद का आलोचना करने लगते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। या दूसरा आप ब्लॉक फीलिंग, आपका फीलिंग ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपके अंदर में कि कैंट कम टू टर्म्स विथ, आप इन टर्म्स में नहीं आ पाते कि आई कैन फेल समटाइम्स, एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड, लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट, कि आप नहीं सोच पाते कि आप हमेशा सफल नहीं होंगे, हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होता और लर्निंग में टाइम लगता है। इसके कारण क्या होगा, स्टक इन रुमिनेशन, एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस, अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग, तो आपका अटेंशन जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा, आप लर्न नहीं कर पाएंगे। आगे क्या होता है देखिए कि अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, इनएडिक्वेसी, इनकम्पिटेंसी, डेंजर एंड थ्रेट, ब्लेमिंग अदर्स, तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप इनकम्पिटेंट होते हैं, काबिल नहीं रहते, आप दूसरों को आप दोष देने लगते हैं। इससे क्या होता है, ट्रिगर्स, ये क्या ट्रिगर करता है आपके अंदर में, एपैथी को, एंगर को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, क्या आप गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं और आप डिप्रेस हो जाते हैं। इसके कारण देखिए क्या होगा, अनकॉन्शियस इम्प्लिसिट मेमोरीज, हैबिचुअल प्रोसेस ब्लॉक्स, स्कैरी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रिप्रिमेंडेड फॉर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, तो आप अनकॉन्शियस होने लगेंगे, इम्प्लिसिट मेमोरीज होने लगेगी और आप हैबिचुअल प्रोसेस ऑफ ब्लॉक में आ जाएंगे। जो डरावने ज़िंदगी के अनुभव हैं वो बार बार आपको होने लगेंगे कि आपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं किया। तो बच्चों इसके ऊपर हमको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो क्वेश्चन है कि राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन व्हेन वन फेसेस सेटबैक्स। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इस पैराग्राफ का जो टाइटल है ना वो सेटबैक है। सेटबैक इज अ सिचुएशन वी एक्सपीरियंस व्हेन वी फील अपसेट एंड सम टाइम इवन वर्स। The concept chart provides two-way solutions of setbacks, healthy and unhealthy. अब इसका सेकेंड में लिखेंगे, a positive way of feeling a setback process the ability to feel, reflect, learn and align. They assess difficulty to work and likelihood of future success by doing the work. They assess magnitude of setback after observing the pattern. अब इसका नेगेटिव देखते हैं। The negative part of upset is it block learning, self criticism and self doubt. One can stuck in rumination and potential learning. The reasons for all are unacceptance of situations, inadequacy, incompetency. They triggers apathy, anger, anxiety and depression. अब इसका कंक्लूजन पार्ट देखिए, we have to face upsets in a positive way by finding the reasons behind it and building grit to do the work, assess healing states to experience and transform anxiety as it leads to success। ठीक है कि हमको अपसेट को ऐसा फील करना है या ऐसा सॉल्व करना है कि वो पॉजिटिव में हो, कि उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको सॉल्व करने के लिए ग्रिड बनाना है और हमको एक्सपीरियंस से उसको सॉल्व करना है ताकि जो एंजाइटी है वो हमको सक्सेस की तरफ ले जाए। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, यू आर सामिना जावेरी, क्लास 10th, बड़ोदरा, गुजरात। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड। आप सामिना जावेरी हैं, क्लास 10th, बड़ोदरा, गुजरात की, और आप जो लोकल लाइब्रेरी है उसके नोटिस बोर्ड पे एक इन्फॉर्मेशन पाती हैं। इन्फॉर्मेशन है, क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन, अपना खुद का बोर्ड गेम कंपटीशन बनाइए। क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड इट टू अस एट टिन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 307 सातिजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई, बाई जुलाई 2022। द टॉप 10 विनिंग बोर्ड गेम्स विल बी फीचर्ड ऑन आवर इंटरनेशनल पोर्टल, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स फॉर द विनर्स। तो यहाँ पे आपको एक एजुकेशनल बोर्ड गेम बनाना है और सेंड करना है टिन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड को, जिनका एड्रेस है 307 सातिजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई, और डेडलाइन है जुलाई 2022। जो टॉप 10 विनिंग बोर्ड गेम्स होंगे उनको ये फीचर करेंगे इनके इंटरनेशनल पोर्टल पे, और साथ ही साथ अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप मिलेगा विनर्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, कि आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं लेकिन आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट अ लेटर टू टिन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 वर्ड्स इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। ऑल्सो इंक्वायर अबाउट स्पेसिफिकेशंस फॉर सोलो और ग्रुप एंट्रीज। तो यहाँ पे एक लेटर आपको लिखना है टिन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड को 120 वर्ड्स में। इंक्वायरी करना है आपको रूल्स के लिए, स्कॉलरशिप डिटेल के लिए और डेडलाइन के लिए। साथ ही आपको सोलो या ग्रुप एंट्रीज के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी इंक्वायरी करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इंक्वायरी लेटर के ऊपर है। तो इंक्वायरी लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले भेजने वाला एड्रेस होता है, इसमें सामिना जावेरी जो है ना बड़ोदरा, गुजरात से है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे बड़ोदरा, गुजरात।
फिर जो डेट है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 जनवरी 2022, और जो पाने वाले का एड्रेस है वो है टिन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 307 सतीजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई। आगे लिखेंगे डियर सर मैडम, सब्जेक्ट है कि इंक्वायरी रिगार्डिंग रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। फिर आगे लिखेंगे आई एम सामिना जावेरी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई हैड कम अक्रॉस द इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिंग एन एजुकेशनल बोर्ड गेम on my local libraries notice board and I wish to participate so that require more information. Your poster mentioned that contestants had to make an educational board game which if selected would be eligible for featured on your international portal and scholarship. I wanted to know about the rules and regulations about this contest and the deadline to participate. Further, I had like to know more about the scholarship and specifications for solo and group entries. I hope you will reply me soon so that I will prepare for the contest with full of energy. Yours faithfully सामिना जावेरी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो मेरा लेटर राइटिंग है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ है जो एडिट नहीं हुआ है, इसमें हर लाइन में एक एरर है, एरर को पहचानना है और उसके करेक्शन को सही जगह में ब्लैंक नंबर में लिखना है, और हमको याद रखना है कि जो करेक्शन है उसको अंडरलाइन करना है। पहला इसमें दिया हुआ है हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, तो देखिए यहाँ पे एरर जो है ना वो लर्न पे है और करेक्शन होगा इसका लर्नड। इसी प्रकार से ABC में लिखना है। तो सेकेंड पढ़ते हैं मैनी स्टूडेंट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू। थर्ड है देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स। फोर्थ है वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल ब्रश देम असाइड एंड लर्न, और जो लास्ट लाइन है ना जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, विद दैट दे यूजुअली डोंट मेक मिस्टेक्स द नेक्स्ट टाइम। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आंसर 4 में देखिए फर्स्ट वाला तो जो करेक्शन है वो दिया हुआ है, लर्न की जगह में लर्नड होगा। सेकेंड देखते हैं कि मैनी स्टूडेंट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू, तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि सूट का मतलब होता है चाहिए और स्टूडेंट मतलब नहीं चाहिए, तो बहुत को नहीं चाहिए बोल रहा है, जो करते हैं उसके लिए एडमिट करना बनस्पत की जो करते हैं उनके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे एरर में स्टूडेंट होगा और करेक्शन में डोंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैनी डोंट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, गिल्ट माने होता है अनहैप्पीनेस। तो यहाँ पे देखिए वाज बोल रहा है कि किसी को भी अनहैप्पीनेस होने का ज़रूरत नहीं था बोल रहा है, वही ऑफन मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या होगा प्रेजेंट टेंस होगा, तो ईज हो जाएगा कि देयर इज नो नीड फॉर गिल्ट वी ऑफन मेक मिस्टेक्स, कि हम हमेशा गलती करते हैं इसीलिए अनहैप्पी होने का कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर इसका लास्ट है देखिए वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल ब्रश देम असाइड एंड लर्न। तो यहाँ पे ऑल नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेनी, है ना, क्योंकि ऑल अनकाउंटेबल हो जाएगा और मेनी जो है ना काउंटेबल होगा। तो ये क्या बन जाएगा कि वाइल टेकिंग रिस्क बट मेनी ब्रश देम असाइड एंड लर्न। और लास्ट तो हमने समझा ही हुआ है कि विद दैट दे यूजुअली डोंट मेक मिस्टेक्स द नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन 5 है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। तो कन्वर्सेशन राइटिंग है इसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। बायोलॉजी टीचर आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रा द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, कि मैंने तुमको एक डायग्राम बोला था बैक्टीरिया को बनाने के लिए, फिर तुमने क्यों एक ब्लैंक शीट को सबमिट किया। समीर बोलता है सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कैंट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ये बोल रहा है समीर मजाक कर रहा है कि मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था लेकिन आप इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये जो है ना जो नेक्ड आई होता है उससे दिखता नहीं है। आगे देखिए इसमें द बायोलॉजी टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रा द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया सेल एंड आस्क्ड हिम। इसके बाद ए में इसको लिखना है क्या कन्वर्सेशन होगा, अ ब्लैंक शीट। समीर रिस्पेक्टिवली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट, फिर बी में लिखना है टू द नेकेड आई। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 5 में देखिए द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रा द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया सेल एंड आस्क्ड हिम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, क्योंकि जो सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है ना, और जो फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना उनमें भी कोई चेंज नहीं आता। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रूल है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखिए समीर रिस्पेक्टिवली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट द टीचर कुडंट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल,
है ना, कि समीर जो है ना बहुत रिस्पेक्टफुली जवाब देता है कि वो इतना छोटा है कि उसको देख नहीं पाते नेकेड आई से, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेक्शन सी पे आ चुके हैं जो कि लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है, जो कि 20 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन 6 है, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स ईच। किसमें 6 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है 30-40 वर्ड लिमिट में, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुधास रिक्वेस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड द एडिशन ऑफ अ कंडीशन टू इट, कि क्या महत्व था बुधा के रिक्वेस्ट का कि एक मुट्ठी भर आप सरसों का दाना लाइए, और जो कंडीशन उसमें उन्होंने अप्लाई किया था उसका। इसका आंसर है कि बुधा वांटेड हर टू सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि बुद्ध चाहते थे कि वो जीवन की सच्चाई को देखे, एंड डेथ, और मृत्यु को भी, एंड एक्सेप्ट द यूनिवर्सल नेचर ऑफ डेथ, और मृत्यु की यूनिवर्सल नेचर को स्वीकार करे। सो ही एडेड कंडीशन दैट मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो जो मस्टर्ड सीड है या सरसों का दाना है उस घर से लाया जाए जहाँ पे कोई बच्चा, पति या माता पिता या दोस्त ना मरे हों। क्वेश्चन सेकेंड है, जस्टिफाई हाउ एनिमल्स बाई वाल्ट विटमैन इट अ क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स वेस, कि हमको जस्टिफाई करना है कि जो एनिमल पोयम है वाल्ट विटमैन का, वो क्रिटिसिज्म है मैनकाइंड के ऊपर और उसके तरीक़ों के ऊपर। अब इसका आंसर है बिकॉज ही बिलीव्स दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो राइटर है ना उनको लगता है कि एनिमल जो है ह्यूमन बींग से अच्छे हैं। ह्यूमन बींग्स सीम्स टू हैव सेट देयर वैल्यूज़, दे आर फुल ऑफ ईगो, मटेरियलिज्म, हेट्रेड, हाइपोक्रेसी एंड फेक डिस्प्ले, क्योंकि ये दिखावा पसंद होते हैं, ये शत्रुता करते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और दूसरी तरफ जो जानवर हैं वो अपनी परिस्थिति को लेके रोते नहीं हैं। क्वेश्चन थर्ड है, कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। तो एमेंडा पोएम के ऊपर है कि कमेंट करना है उस टोन के बारे में जो स्पीकर जब बोलती है कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, कि तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ एमेंडा। इसका आंसर है द टोन ऑफ द स्पीकर इज अनॉयड व्हेन शी सेज विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, कि जो टोन है स्पीकर का वो काफ़ी ज़्यादा अनॉयड है, नाराज़ है जब वो बोलती है कि जब मैं तुम्हारे तरफ देख रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती एमेंडा। सी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एमेंडा इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर व्हेन सी इज स्पीकिंग टू एमेंडा। वो बहुत ज़्यादा हताश है क्योंकि एमेंडा जो है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देती जब उससे वो बात करती है। क्वेश्चन 4 है, अ बलाड इंक्लूड्स द टेलिंग ऑफ अ टेल एज वेल एज अ सरप्राइज एंडिंग, यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द पोएम एक्सप्लेन हाउ दिस फीचर्स आर इंक्लूडेड इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो बलाड क्या होता है, जिसमें एक टेल को या दंत कथा को बोला जाता है और उसका एक सरप्राइज एंडिंग होता है। हमको जो पोएम यहाँ पे है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के एविडेंस को लेते हुए एक्सप्लेन करना है कि ये सारे फीचर जो है ना इसमें हैं। इसका आंसर है एवरी एनिमल इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एंड फियरलेस एक्सेप्ट द ड्रैगन हु वाज टिमिड। यहाँ पे सारे जानवर को बहादुर और निर्भीक बताया गया है, केवल ड्रैगन को छोड़ के जिसको यहाँ पे डरपोक बताया गया है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वन नाइट अ पायरेट अटैक्स द हाउस, ऑल एनिमल्स हाइड इन फियर एक्सेप्ट कस्टर्ड, ही गोबोल्ड द पायरेट एंड प्रूव्ड हिज ब्रेवरी। लेकिन एक रात जब एक चोर या डकैत उस घर को अटैक करता है तो सभी जानवर डर के मारे छुप जाते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है ना वो जाके पायरेट को पकड़ लेता है और अपनी बहादुरी को प्रूव कर देता है। क्वेश्चन 5 है, व्हिच टू इशूज अबाउट हिमसेल्फ कन्विंस्ड लोमो ऑफ हिज डिसीजन टू गेट मैरिड, कि कौन से ऐसे 2 इशूज़ थे जो कि लोमो से जुड़े हुए थे जिन्होंने उसको कन्विंस किया कि वो शादी कर ले। इसका आंसर है लोमो वांटेड टू गेट मैरिड टू नतालाया बिकॉज ही वाज ऑलरेडी 35 एंड इट वाज अ क्रिटिकल एज फॉर मैरिज, कि लोमो जो है ना वो नतालाया से शादी करना चाहता था क्योंकि उसका उम्र 35 हो चुका था और उसके हिसाब से क्रिटिकल एज था मैरिज के लिए। सेकेंडली ही वाज सफरिंग ड्यू टू वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस, और दूसरा कारण था कि उसका हृदय कमज़ोर था और उसको स्लीप सिकनेस था। एंड वांटेड कंपनी ऑफ समवन टू लुक आफ्टर हिम, और चाहता था कि कोई उसका देख रेख करे। क्वेश्चन 6 है, ब्रीफली स्टेट हाउ माटिल्डा इन्वाइटेड अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी इन टू हर लाइफ। तो इसमें हमको बताना है ब्रीफली में कि माटिल्डा ने कैसे अपने जीवन में दुर्भाग्य को या गरीबी और बेबसी को इन्वाइट किया अपने परिवार के लिए। इसका आंसर है माटिल्डा इज एक्सट्रीमली सेल्फ इंडल्जेंट एंड ड्रीम्ड ऑफ अ लाइफ फिल्ड विथ लग्जरी, कि जो माटिल्डा थी वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, उसका ख्वाब देखते रहती थी। सी हैड लॉस्ड हर फ्रेंड्स नेकलेस, और अपने दोस्त के नेकलेस को घुमा डालती है।
एंड हर लाइफ हैड बिकम मिसरी, और इससे उसका जीवन दुखदायी हो जाता है। इन पेइंग फॉर द नेकलेस सी इन्वाइटेड अ पुअर लाइफ ऑफ नेसेसिटी एंड डिप्राइवेशन, कि जो नेकलेस का कीमत चुकाने के लिए वो जो है ना गरीब जीवन को चुन लेती है नेसेसिटी और डिप्राइवेशन के साथ में। क्वेश्चन 7 है द हेक ड्राइवर सक्सेसफुली ट्रेप्ड द नरेटर इन हिज वेब ऑफ वर्ड्स कमेंट, कि किस प्रकार से हेक ड्राइवर ने बहुत ही सक्सेसफुली ट्रेप किया नरेटर को अपनी बातों में, इसके ऊपर हमको कमेंट करना है। इसका आंसर है द हेक ड्राइवर वाज अ कन्वर्सेशनलिस्ट, चीयरफुल, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल मैन हु वन द नरेटर ट्रस्ट एंड बीफ्रेंडेड हिम। अब देखिए जो हेक ड्राइवर होता है ना वो बातूनी होता है, चीयरफुल होता है, दोस्ताना होता है, और वो नरेटर के विश्वास को जीत लेता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है। ही आस्क्ड द नरेटर टू स्टे बिहाइंड, मेड इंक्वायरीज, ऑफर्ड हिम होम मेड लंच एंड मिंटेड मनी, और वो नरेटर को जो है ना उसके पीछे रहने को बोलता है, इंक्वायरी करता है और होम मेड लंच खिलाता है। ही बी फूल्ड एंड आउटविटेड द नरेटर, और नरेटर को मूर्ख बना लेता है। क्वेश्चन 7 है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स ईच, कि 3 क्वेश्चन में से 2 को सॉल्व करना है और जो वर्ड लिमिट है 120 वर्ड का है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि बच्चों को बड़ा करने में जो पेरेंट्स होते हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ होली एंड इब्राइट हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रंस लाइफ्स, हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जो पेरेंट थे भोली और इब्राइट के, कि किस प्रकार से उन्होंने इम्पैक्ट डाला उनके बच्चों के जीवन पे। इसका आंसर है अ चाइल्ड्स लाइफ इज शेप्ड बाय हिज और हर पेरेंट्स हैबिट्स एंड बिहेवियर, एक बच्चे का जीवन जो है ना अपने माता पिता के आदतों से शेप्ड होता है। भोलीज पेरेंट्स वर अनकंसर्न्ड विथ हर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, भोली के माता पिता को उसके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस को लेकर कोई चिंता नहीं थी। दे नेवर मोटिवेटेड हर टू लर्न एनीथिंग न्यू इन लाइफ, उन्होंने कभी उसको मोटिवेट नहीं किया कि कोई नया चीज़ सीख सके। बाई चांस शी गॉट टू अ गुड टीचर एट द स्कूल वेयर शी वॉज एडमिटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर सिस्टर्स एंड पेरेंट्स फ्रॉम सोशल एम्बेरसमेंट, भाग्य के कारण उसको एक अच्छी टीचर मिल जाती है। वो भी भाग्य तभी बनता है उसका कि उसके जो बहन थे, उसके जो पेरेंट्स थे, उनको सोशल एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए उसको स्कूल में एडमिट करते हैं। ऑन द कंट्री इब्राइट गॉट फुल सपोर्ट एंड मोटिवेशन फ्रॉम हिज मदर सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड, और इसके कंट्री में जो इब्राइट थे उनको फुल सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अपनी मम्मी से अर्ली चाइल्डहुड में, माने प्रारंभिक बचपन से ही। हिज मदर ऑलवेज केप्ट हिम एंगेज्ड इन लर्निंग, उसकी मम्मी जो है उनको हमेशा लर्निंग में एंगेज करके रखती हैं। ऑन अंडरस्टैंडिंग हिज लव फॉर बटरफ्लाई शी बॉट हिम अ बटरफ्लाई बुक, और जब उनकी मम्मी को समझ में आता है कि वो जो है ना बटरफ्लाई से काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं तो वो एक बुक ले देती है बटरफ्लाई को लेकर, विच प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, जो कि उनके जीवन का एक परिवर्तनकारी समय होता है। ऑन क्लोजर एग्जामिनेशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट पेरेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन डिटरमाइनिंग अ चाइल्ड्स फ्यूचर, अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन करें तो हम पाएंगे कि एक बच्चे के जीवन को प्रभावी बनाने के लिए जो पेरेंट है ना वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट अदा करते हैं। इसका क्वेश्चन 2 है प्रॉन्जोल एंड राजवीर डिस्कस देयर नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन, दे शॉर्टलिस्ट कूर्ग एंड गोवा, राजवीर इज कीन ऑन कूर्ग एंड ट्राइज टू कन्विंस प्रॉन्जोल, डेवलप अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यू मे बिगिन लाइक दिस। तो देखिए प्रॉन्जल और राजवीर जो है ना डिस्कस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन को, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है कूर्ग और गोवा को। राजवीर जो है ना कूर्ग जाना चाहता है और कोशिश करता है प्रॉन्जल को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए, इसमें कन्वर्सेशन डेवलप करना है दोनों के बीच में। और जो हमने पढ़ा हुआ है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में उसको लेकर और इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो राजवीर बोल रहा है हे प्रॉन्जल आई थिंक वी शुड बी विजिटिंग कूर्ग, कि प्रॉन्जल हमको कूर्ग जाना चाहिए। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस विथ काफ़ी प्लांटेशंस, आई कैन स्मेल द अरोमा ऑलरेडी, कि ये जो है ना बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे काफ़ी प्लांटेशन है और उस खुशबू को मैं अभी से महसूस कर रहा हूँ। तो प्रॉन्जल बोल रहा है वी विजिटेड अ टी प्लांटेशन लास्ट ईयर इन असम, आई वांट टू, कि लास्ट ईयर हमने असम में एक टी प्लांटेशन को विजिट किया था, मैं चाहता हूँ। इसके आगे हमको कन्वर्सेशन इसमें लिखना है। अब इसका आंसर है राजवीर बोल रहा है प्रॉन्जल आई थिंक वी शुड बी विजिटिंग कूर्ग, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस विथ काफ़ी प्लांटेशंस, आई कैन स्मेल द अरोमा ऑलरेडी। प्रॉन्जल बोल रहा है वी विजिटेड अ टी प्लांटेशन लास्ट ईयर इन असम, आई वांट टू विजिट गोवा, द फूड, द कल्चर, द पीपल, द हिस्ट्री, द बीचेज, द व्यूज़, द सीनिक ब्यूटीज, इट्स जस्ट अवेसम। तो राजवीर क्या जवाब दे रहा है मैन आई वांट टू विजिट कूर्ग, व्हाट अ प्लेस विथ हिस्ट्री, नेचर, ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, दैट वुड बी इन आवर बजट टू।
प्रंजल बोल रहा है दैट साउंड्स गुड बट आई वुड प्रीफर सम स्पोर्ट एक्टिविटीज। राजवीर ओ डोंट वरी, कुर्ग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू इंडल्ज इन एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, रेपलिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब प्रंजल बोल रहा है हैव टू से यू हैव प्रेजेंटेड अ फाइन केस इन फेवर ऑफ कुर्ग, लेट्स प्लान टू लीव फॉर कुर्ग। इसका क्वेश्चन थर्ड है फार्स इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी विच इंक्लूड्स सिचुएशंस एंड डायलॉग्स दैट आर रिडिकुलस, exaggerated and even absurd. Evaluate the plate, the proposal is a farce. तो इसमें हमको प्रूव करना है कि जो प्रपोजल है ना वो एक फार्स है, क्योंकि फार्स एक प्रकार का कॉमेडी होता है जिसमें सिचुएशंस और डायलॉग बहुत ज़्यादा रिडिकुलस होते हैं और कभी कभी ये जो है ना एब्सर्ड भी होते हैं। इसका आंसर है द प्रपोजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फार्स बिकॉज द मेन कैरेक्टर्स लोमो एंड नतलाया आर बोथ एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड प्रोन टू फाइटिंग over minor concerns such as oxen meadows and pet dogs। तो देखिए जो प्रपोजल है ना वो एक एग्जाम्पल है फार्स का, क्योंकि जो मेन करेक्टर हैं लोमो और नतलाया वो हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। फार्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी फाउंड इन लोमोस अनरियलिस्टिक एंड ड्रामेटिक क्लोथिंग एंड फिजिकल अपीयरेंसेस। जो फार्स का करेक्टरिस्टिक है ना उसको पाया जा सकता है लोमो के अनरियलिस्टिक और ड्रामेटिक क्लोथिंग में और फिजिकल अपीयरेंस में। The most ludicrous situation is when Natalya drives Lomo out of her house and then she cries for getting married to him. Chubuko is a bumbling parent who is driven by her daughter's whims. The play's humor and the characters' infantile behavior make it absurd. The characters on the one hand speak with such courtesy, but on the other hand they do not hesitate to call each other nasty names and use foul language. A farce is best exemplified by proposal। ठीक है ना, तो ये जो प्रपोजल है ना वो फार्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।